इस वीडियो में आप जो देखने जा रहे हैं वह हमारे असली अनुभव का केवल एक ट्रेलर या संक्षिप्त कहानी है। पूरे अनुभव को देखने के लिए हमारे चैनल ट्रावश पर जल्द ही 4 एपिसोड में उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप इस सफर का हर रोमांचक और खूबसूरत पल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखें। यह कहानी शुरू होती है 28 सितंबर की रात से, जब मैं दिल्ली से निकल पड़ा एक नए एडवेंचर पर पहाड़ों की ओर। रात के करीब 11:30 बजे थे और सड़कों पर वो खास रात का सन्नाटा पसरा था। हर बार जब रात में सफर शुरू होता है तो एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है, और उस रात पहाड़ों की ठंडी हवा का ख्याल जैसे दिल में एक जोश भर रहा था। रात भर दिल्ली की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ों की ओर ड्राइव करता गया। हल्की हल्की ठंड, कार की खिड़की से आती हवा और सड़क की लाइट्स जैसे इस सफर को एक रहस्यमयी वाइब दे रही थीं। यह सफर लंबा था, लेकिन रात का सन्नाटा और सड़कों का खालीपन कुछ अलग ही पीस दे रहा था। बीच बीच में सड़क के किनारे थमकर चाय का स्वाद लेना, यह सब कुछ मेरे अंदर एक सुकून भर रहा था। 29 सितंबर का दिन था जब मैं मनाली पहुंचा था। दोपहर में होटल चेक इन के बाद थोड़ी देर आराम किया और फिर शाम को सोलंग वैली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही सोलंग वैली पहुंचा, चारों तरफ पहाड़ों का नजारा और हरे भरे मैदानों की ठंडी हवा ने जैसे दिल खुश कर दिया। वहां की हवा में एक ताजगी थी और चारों ओर एडवेंचर एक्टिविटीज की हलचल थी। पैराग्लाइडिंग और जिपलाइनिंग के थ्रिल ने वैली को जैसे और भी वाइब्रेंट बना दिया था। वहां पहुंचकर मैंने एक और खास चीज का आनंद लिया, वहां का लोकल क्विजीन। सबसे पहले मैंने सिड्डू ट्राई किया। सिड्डू एक ट्रेडिशनल हिमाचली डिश है जिसमें स्टफ्ड ब्रेड जैसा टेक्सचर होता है। इसके साथ में गर्म चाय और वैली का ठंडा मौसम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। उसके बाद मैंने टैंगथुक नाम का एक और हिमाचली डिश ट्राई किया। टैंगथुक एक तरह का गरम सूप है जिसमें अलग अलग सब्जियों और लोकल स्पाइसेस का स्वाद भरपूर होता है। इस सूप ने सच में अंदर तक गर्माहट पहुंचाई और वहां के ठंडे मौसम में इसका स्वाद कुछ अलग ही था। सोलंग वैली के बाद मैं मॉल रोड की ओर बढ़ा। मॉल रोड का वो हलचल भरा माहौल, दुकानें और वहां की लाइवली एनर्जी पूरे मनाली की पहचान है। इस बार मैंने वहां का लोकल बाजार थोड़ा और एक्सप्लोर करने का सोचा और कुछ ग्रोसरीज खरीदी ताकि होटल में कुछ कुकिंग भी कर सकूं। शॉपिंग के बाद वापस होटल नादी किनारे पहुंचा। होटल का नाम जैसे उसका सही रिफ्लेक्शन था। ठंडी हवा, पहाड़ों की नजदीकी और एक सुकून भरा माहौल। वहां पहुंचकर सारी थकान जैसे मिट गई। होटल के कमरे में अपनी ग्रोसरीज रखीं और उस रात सोते समय सोलंग वैली के नजारों और मॉल रोड के बाजार की यादें मन में समेटे हुए सो गया। अगले दिन 30 सितंबर की सुबह मैंने जोगिनी वाटरफॉल की ओर जाने का प्लान बनाया। मनाली के आसपास ये एक खास जगह है जो एडवेंचर और पीस दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए एक ट्रैक करना होता है और वो ट्रैक इटसेल्फ एक शानदार एक्सपीरियंस था। जैसे ही मैंने रास्ते की शुरुआत की, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ों की ठंडी हवा और आसपास बहते छोटे छोटे झरने रास्ते को और भी खूबसूरत बना रहे थे। करीब 1.5 घंटे के ट्रैकिंग के बाद मैंने जोगिनी वाटरफॉल की पहली झलक देखी और सच कहूं तो वो नजारा देखने लायक था। दूर से पानी का वो झरना जैसे सफेद रेशमी धागे की तरह चट्टानों से नीचे गिर रहा था। वहां पहुंचते ही ठंडे पानी की बौछारें चेहरे पर पड़ने लगीं और मानो सारे सफर की थकान पल भर में गायब हो गई। जोगिनी वाटरफॉल एक 2 स्तरीय झरना है जहां ऊपरी स्तर से नीचे गिरता हुआ पानी एक छोटे पूल में जमा होता है।
और फिर नीचे की ओर बहता है। चारों तरफ की हरियाली और झरने की गूंज सुनकर मन में एक अलग ही सुकून आ रहा था। पास जाकर वहां की ठंडी हवा और पानी की बूंदों को महसूस करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में हूं। मैंने वाटरफॉल के किनारे एक जगह ढूंढकर कुछ देर बैठा। उस पल को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने के लिए आसपास की आवाजों पर ध्यान दिया। पानी की तेज आवाज, हवा की सरसराहट और बर्ड्स की मधुर चहचहाहट, जैसे नेचर ने एक सिम्फनी कंपोज की हो। वहां की एनर्जी और फ्रेशनेस ने मुझे जैसे अंदर तक रिफ्रेश कर दिया। 1 अक्टूबर की शाम को मैं मनाली नेचर ट्रेल पर निकला। पहाड़ों के बीच ये ट्रेल सुकून और नेचर से भरपूर थी। वहां चलते हुए जैसे हर कदम पर मैं नेचर को और करीब से महसूस कर रहा था। इसके बाद मॉल रोड पर एक बार फिर जाने का प्लान बनाया और वहां के पहाड़ी कफे में डिनर किया। कफे का ट्रेडिशनल हिमाचली खाना और वहां की वार्म एम्बियंस ने उस रात को यादगार बना दिया। 2 अक्टूबर की सुबह सुबह करीब 7:30 बजे मैंने अपने होटल नादी किनरी से चेकआउट किया और चांद्रटाल लेक की ओर सफर शुरू किया। मनाली से रोहतांग पास की ओर बढ़ते हुए रास्ते का हर मोड़ जैसे एक नया एडवेंचर था। रास्ते में कुछ जगहों पर सड़कें रफ थीं, लेकिन पहाड़ों का वो रॉ ब्यूटी सफर की हर मुश्किल को वर्थ इट बना रही थी। आखिरकार चांद्रटाल लेक पहुंचा। चंद्रताल, जिसे मून लेक भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित एक खूबसूरत और रहस्यमय लेक है। यह झील समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपने चेंजिंग कलर्स और अर्धचंद्राकार शेप के कारण काफी यूनिक मानी जाती है। माना जाता है कि इस जगह का धार्मिक महत्व है क्योंकि महाभारत काल में पांडवों में से एक युधिष्ठिर यहीं से स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गारोहण की सीढ़ी पर चढ़े थे। चंद्रताल तक पहुंचने का जर्नी इटसेल्फ एक अद्भुत एक्सपीरियंस है जो घुमावदार रास्तों, बर्फीली चोटियों और खुले प्लेन्स से होकर गुजरता है। झील का पानी इतना क्लियर और काल्म है कि इसमें आसपास की स्नो कवर्ड माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन साफ दिखाई देता है। समर्स में चंद्रताल के पास कैंपिंग का मजा लिया जा सकता है, जबकि सर्दियों में स्नो के कारण रूट्स बंद हो जाते हैं। अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीस के लिए चंद्रताल हर साल कई टूरिस्ट्स और ट्रेकर्स को आकर्षित करता है। उस झील की पहली झलक देखते ही जैसे समय थम सा गया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरी झील का नीला पानी किसी सपने जैसा लग रहा था। वहां की शांति और चारों तरफ का नजारा ऐसा था जैसे नेचर अपने सबसे खूबसूरत रूप में मेरे सामने खड़ी हो। चंद्रताल का ये मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस जैसे मन में बस गया था। लेकिन असली एडवेंचर तो यहां से शुरू हुआ। चंद्रताल से निकलकर मैंने काजा की ओर बढ़ना शुरू किया। कुंजुम पास के करीब पहुंचते ही गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया। गाड़ी एक जगह रुक गई और उस रिमोट एरिया में कोई इमीडिएट हेल्प मिलना मुश्किल था। आखिरकार मैंने गाड़ी को वहीं रोड के किनारे छोड़ने का डिसीजन लिया और पासर्स बाय से लिफ्ट लेकर लोसर पहुंचा। उस रात लोसर में स्टे किया, लेकिन मन में अगले दिन की प्लानिंग और गाड़ी को ठीक कराने की टेंशन थी। अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को मैंने काजा की ओर जर्नी की। वहां फ्रेश टायर्स खरीदने का प्लान था ताकि गाड़ी को फिर से रोड रेडी बनाया जा सके। काजा में एक टायर शॉप से नए टायर्स लिए और फिर लोसार वापस पहुंचा। गाड़ी के टायर्स चेंज किए और व्हीकल को पूरी तरह से चेक किया। उस दिन की सारी भागदौड़ के बाद रात को लोसार में ही ठहरा। 4 अक्टूबर की सुबह लोसार में ठंडी हवा और पहाड़ों की खूबसूरत सुबह के साथ हुई। इस दिन का इंतजार था क्योंकि आज स्पीति वैली के कई आइकॉनिक प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का प्लान था। रास्तों के हर मोड़ पर जैसे नेचर अपने अलग अलग रूप दिखा रही थी। कहीं रगेड टेरेन, कहीं घाटियों का अद्भुत नजारा और कहीं ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर बर्फ की सफेद चादर। सबसे पहले मैंने अपने सफर में चिचम ब्रिज का रुख किया। चिचम ब्रिज, जो करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज पर पहुंचते ही उसकी इंजीनियरिंग की गहराई को महसूस किया।
ये पुल दो खड़ी पहाड़ियों के बीच फैला हुआ है और नीचे लगभग 1000 फीट की गहरी खाई है। पुल पर खड़े होकर जब मैंने नीचे की ओर देखा तो जैसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वहीं से दिखने वाला स्पीटी रिवर और उसके चारों ओर का रॉ टेरेन का नजारा ब्रेथ टेकिंग था। चीचम ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, यह एक टेस्ट है उन लोगों का जो नेचर की हाइट्स का थ्रिल लेना चाहते हैं। वहां पर कई लोग रुककर फोटोग्राफी कर रहे थे क्योंकि हर एंगल से यह प्लेस पोस्टकार्ड जैसा ब्यूटीफुल दिखता था। पुल की सुदृढ़ संरचना और हवा में झूलने का एहसास वो एक अलग ही थ्रिल देता है। चिचम ब्रिज के बाद की मोनास्ट्री की ओर निकला। स्पीटी की इस पवित्र जगह का महत्व यहां की संस्कृति और यहां के लोगों के लिए बहुत अधिक है। काई मोनास्ट्री, जो लगभग 1000 साल पुरानी मानी जाती है, स्पीटी वैली के पहाड़ों के बीच बसी हुई है और एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। वहां पहुंचने पर यह मठ एक आर्किटेक्चरल मार्वल की तरह दिखता है। उसकी सफेद और हल्की भूरे रंग की दीवारें, छोटे छोटे खिड़कियां और उसके चारों तरफ का शांत वातावरण। मठ के अंदर की सजावट, भित्ति चित्र और पुराने ठंग का पेंटिंग्स स्पीटी की समृद्ध बौद्ध संस्कृति को दिखाते हैं। वहां की शांति और सुकून मेरे मन को भीतर तक छू गया। की मोनास्ट्री से वैली का नजारा अविश्वसनीय था। दूर दूर तक फैले पहाड़ और नीले आसमान की गहराई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी आध्यात्मिक दुनिया में हूं जहां बस पीस और काल्मनेस है। वहां के लामा से मैंने इस मठ के इतिहास और इसके महत्व के बारे में भी जाना। उन्होंने बताया कि कैसे काय मोनास्ट्री ने कई बाहरी आक्रमण झेले हैं और अब भी यहां की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर रही है। मैंने मठ की छत पर जाकर वैली का पैनोरामिक व्यू भी लिया। वो अनुभव हमेशा के लिए मेरे दिल में बस गया। काय मोनास्ट्री की इस स्पिरिचुअल जर्नी के बाद अब समय था रिकोंगपियो की ओर अपने सफर को जारी रखने का। की मोनास्ट्री से काजा की ओर ड्राइव शुरू की। रास्ते में स्पीटी वैली के रॉ और रगेड टेरेन ने ड्राइव को चैलेंजिंग और एडवेंचरस बना दिया। कच्ची सड़कें, ऊंचे पहाड़ और वैली के हर मोड़ पर दिखता नेचर का अलग रूप, ये सब जैसे मेरी आंखों में बसता जा रहा था। काजा पहुंचने पर मैंने वहां की लोकल लाइफ को थोड़ा नजदीक से देखा। छोटे छोटे कफेज, लोकल शॉप्स और फ्रेंडली लोकल्स इस जगह की वार्मथ को बयां करते हैं। यहां थोड़ी देर रुककर लोकल फूड का स्वाद लिया, जिसमें गरम थुक्पा का स्वाद अब भी याद है। काजा के बाद मैं टाबो की ओर बढ़ा। टाबो भी अपनी मोनास्ट्री और रिच कल्चर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार मैं टाबो में रुका नहीं। यहां के रास्ते, घाटियां और विलेजेस रास्ते भर एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहे थे। शाम ढलते ढलते रिकोंगपियो पहुंच गया। रिकोंगपियो का वाइब अलग था। यहां एकदम से पीस और काल्मनेस का एहसास हो रहा था। पहाड़ों के बीच बसा यह छोटा सा शहर मानो एक पेंटिंग जैसा लगता है, जहां दूर दूर तक हरियाली और पहाड़ ही पहाड़ हैं। यहां के लोग बेहद वार्म और वेलकमिंग थे। वो रात मेरे लिए एक रिफ्लेक्शन का समय था, जहां इस जर्नी के हर पल को दिल से महसूस कर पा रहा था। 5 अक्टूबर को सुबह सुबह शिमला की ओर जर्नी शुरू की। यह रोड ट्रिप अब धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा था। रास्ते में शिमला के पास रात को स्टे करने का डिसीजन लिया ताकि पूरी ड्राइव आराम से हो सके। रात का सफर इस बार कुछ अलग ही था। एक अलग ठंडक और रास्तों का सन्नाटा जैसे सफर की आखिरी मेमोरीज में शामिल हो रहे थे। गाड़ी चलाते हुए चारों तरफ पहाड़ों की सिलुएट और दूर दूर तक फैले पेड़ और कभी कभी दूर से दिखाई देते छोटे छोटे गांव, ये सब जैसे सफर को मैजिकल बना रहे थे। रात के ठंडे मौसम में पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए हर मोड़ पर जैसे एक नया नजारा खुल रहा था। उस रात ड्राइविंग का अलग ही थ्रिल था। एक तरफ पहाड़ों की छांव में बस प्रकृति का सन्नाटा और दूसरी ओर मन में सफर के आखिरी दिन का बिटर स्वीट फीलिंग। 6 अक्टूबर की सुबह शिमला से दिल्ली की ओर बढ़ा और आखिरकार दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचा। इस सफर में जितने भी नए नए एक्सपीरियंसेस हुए, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। यह पूरा रोड ट्रिप बस एक सफर नहीं था, बल्कि एक नई जर्नी को समझने और महसूस करने का मौका था। पहाड़ों का हर नजारा
हर मोड़ और हर जगह के लोग मेरे साथ एक एक यादगार पल जोड़ते गए। ये रोड ट्रिप मुझे एक बात जरूर सिखा गया कि सफर की असली खूबसूरती सिर्फ डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि उन पलों में है जो रास्ते में हमें मिलते हैं। उन लम्हों को महसूस करना, नेचर के करीब जाना और हर जगह को अपनी कहानी में समेटना, यही इस जर्नी का असली एसेंस था। ट्रूली, it's not just about reaching the destination. It's about the journey and the memories it creates along the way.